हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आपकी। फाइन। तो मैं सरोज, हमने एक इंग्लिश का टॉपिक शुरू किया था, कंडीशनल सेंटेंसेस। पिछला वीडियो में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, कुछ लेफ्ट पार्ट बचता है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे। फाइन। तो एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमें क्या बताते हैं, एक सेंटेंस में एक कंडीशन गिवन होती है और उसका रिजल्ट गिवन होता है। उसके बाद मैंने आपको 3 कैटेगरीज एक्सप्लेन करी थी कंडीशनल सेंटेंसेस की, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। फाइन। फर्स्ट कंडीशनल हम कब लगाते हैं, जब क्या कंडीशन होती है, जब रियल या पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर होती हैं, फर्स्ट कंडीशनल। सेकेंड कंडीशनल कब लगाते हैं, जब अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर होती हैं। और थर्ड कंडीशनल कब लगाते हैं, जब हमारे पास अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ पास्ट होती हैं। फाइन। कल बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप एक बार पार्ट 1 के गो थ्रू हो लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और कंडीशनल सेंटेंसेस में, कॉम्पिटिटिव्स में इससे बाहर और कुछ भी नहीं आता है। फाइन। तो आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है आपका, अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस इस फॉर्मेट में आता है, ये फॉर्मेट ऑलरेडी हम किस में पढ़ चुके हैं, सेकंड कंडीशनल में। ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेकंड कंडीशनल है। कल मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब कब आता है, जब बी की फॉर्म्स को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, आगे आप जो रिजल्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखोगे, सब्जेक्ट वुड और V1। फाइन। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आपका, इस तरह के सेंटेंस का। मीन्स आई के साथ जब वर है ना, जनरली हम टेंसेस में नहीं पढ़ते हैं आई के साथ वर, हम क्या पढ़ते हैं, आई के साथ वॉज, लेकिन आई के साथ वर भी आता है। मैंने पार्ट 1 की वीडियो में कवर किया है कब और क्यों आता है। तो जब भी इस आई के साथ वर आएगा, आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट वाले क्लॉज में। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है बच्चे, ये वाला फिर भी हमें जनरल याद होता है, क्योंकि जनरली हमने एकेडमिक्स में ये चीज़ कवर करी होती है। फाइन। ये सिंटेक्स हमें याद होता है। हम गलती कहाँ करते हैं, हमारा नंबर कहाँ कटता है, जब हम देखते हैं इस तरह का सेंटेंस, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, और हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करके या एरर मार्क करके आ जाते हैं। तो आज हमें यही सीखना है कि अगर ये फॉर्मेट है आपके पास, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई ये भी करेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो पार्ट है इस तरह के सेंटेंसेस का कंडीशनल का, ये ना इन्वर्जन में भी लिखा जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, उल्टा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो इन्वर्जन में भी लिखा जाता है, बस डिफरेंस इतना है। अब इन्वर्जन किसका होगा, सब्जेक्ट और किसका, बताओ, सब्जेक्ट और किसका होगा इन्वर्जन, सब्जेक्ट और ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। फाइन। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, समझ रहे हो आप। वैसे तो ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करती है। तो वर्ब और सब्जेक्ट का इन्वर्जन जब होता है, जब ये सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन लेके आएंगे, इन्वर्जन मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे अपनी पोजिशन में, उस केस में फिर आप इफ का यूज नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, जनरली हम यही बोलते हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, क्योंकि आप कंडीशन लगाते हो, है ना। प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन है ये कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी एग्जाम में इस तरह का लिखा हुआ सेंटेंस दिखता है, वर आई एम मिलियनेयर आई वुड फाइट इलेक्शंस, तो आपने ये नहीं देखना है कि यहाँ पे आई के साथ वर्ड लगाया है और आई के साथ वर्ड में तो हमेशा इफ कंडीशन होती है। नो, जब ये सब्जेक्ट और वर्ब इन्वर्जन लेके आते हैं तब इफ इनके साथ नहीं आता है, और इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जाता है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फाइन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट सीखने लायक क्या है हमारे पास, फिर से इफ
सब्जेक्ट हैड V3, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, ये चीज़ें आपको अच्छे से तभी समझ में आएंगी जब आप पार्ट 1 को एक बार पार्ट 1 के गो थ्रू होंगे। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 वीडियो देखा है उनको देखते ही समझ में आ रहा है कि कल मैंने ये वाला जो सिंटेक्स है ये कौन से कंडीशनल के लिए लिखवाया था, थर्ड कंडीशनल के लिए लिखवाया था। और थर्ड कंडीशनल में हमने क्या देखा था, जब हम इमेजिन करते हैं पास्ट की अनरियल सिचुएशंस को, उस केस में, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। इफ आई हैड नोन टू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर मैं आंसर जानता या उत्तर जानता तो मैं तुम्हें बताता, है ना। वो इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं जानता तो तुम्हें बताता, लेकिन मैं जानता ही नहीं था, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिखा जाता है, यही सेम केस है इन्वर्जन वाला। फाइन, मतलब यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इन्वर्जन लेके आई है ना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन लेके आई है। इन्होंने एक्सचेंज कर दिया अपने पोजीशंस को, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और फिर से क्या हुआ, ये जो इफ था ये सेंटेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि जब जब आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, है ना, इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, अगर कभी वो इन्वर्जन में लिखी जाए इस तरह या इस तरह के सिंटेक्स में, तो उसमें फिर आपके पास जो कंडीशनल वर्ड होता है इफ, वो नहीं आता है। फाइन, अब ये देख लो, इफ आई हैड नोन टू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू। अगर यही चीज आपको ऐसे लिखी रहती आती है एग्जाम में, हैड आई नोन टू द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, देखो आगे वाला जो क्लॉज है ना ये तो सेम रहेगा, इसमें नो चेंज है। ये देखो यहाँ पे भी इसमें नो चेंज है, आगे वाला क्लॉज एज इट इज सेम रहेगा, बस इसमें क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। ये देखो हैड यहाँ पे आ गया, आई इधर आ गया, क्या हो गया, मतलब इन्होंने अपनी जो पोजीशंस थी वो एक्सचेंज कर ली और इफ हटा दिया गया सेंटेंस से। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन लेके आया है यहाँ पे हैड। फाइन, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखते हैं। कभी आपको अगर एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है तो आप एरर मार्क नहीं करके आएंगे वहां पे, है ना। इस तरह का एग्जैक्ट सेंटेंस आ रहा है तो आप नो एरर करोगे। थर्ड आ जाते हैं, एक इस तरह का बट फॉर लिखा हुआ आपको दिखेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बट फॉर का यूज हम करते हैं, है ना। अकेला अगर बट आता है तो फिर बट अकेले में तो क्या काम करता है, कंजक्शन का काम करता है ना। बट फॉर बच्चे, बट फॉर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, इफ इट हैड नॉट हैपेंड, यहाँ पे इट है, इफ इट हैड नॉट हैपेंड, अगर ऐसा ना हुआ होता। अब इतना बड़ा लिखना, इसके बजाय क्या लिख दिया, बट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बट फॉर है ना, ये किसके इक्वल होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये जो सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर ये ना आके आपके पास बट फॉर आता है तो सेम मीनिंग होता है सेंटेंस का, ठीक है, सेम मीनिंग होता है अगर ऐसा ना हुआ होता। फाइन, एक एग्जांपल देखते हैं, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा ना हुआ होता, बट फॉर का मीनिंग क्या है कि अगर उसकी सहायता ना मिली होती, उसकी हेल्प ना मिली होती तो क्या हुआ होता, पेशेंट मर चुका होता या मर गया होता, है ना, ठीक है। तो जब कभी भी आपको बट फॉर दिखे, आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ होता इसका सेंस है ना। और अगर ऐसा ना हुआ होता वाली सेंस जाती किस में है बच्चे, पास्ट की इमेजिनेशन के लिए जाती है, और पास्ट की इमेजिनेशन थर्ड कंडीशनल में आती है। और थर्ड कंडीशनल में हम सिंटेक्स क्या लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, इफ सब्जेक्ट हैड और V3, ठीक है। तो ये है, तब भी करेक्ट है सेंटेंस, लेकिन इसकी जगह पे बट फॉर लिखा हुआ आ रहा है, तब भी आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, क्योंकि बट फॉर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा ना हुआ होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है जब जब ये इन्वर्जन लेके आएंगे। देखो ये सेकंड कंडीशनल का पार्ट है, ये थर्ड कंडीशनल, ऑलरेडी थर्ड कंडीशनल ही लिख रखा है मैंने। इसी थर्ड कंडीशनल का पार्ट ये भी है कि इसको रिप्लेस, इस बेसिकली इस क्लॉज को रिप्लेस करके हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं अकेले, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने क्या सीखी, किसमें सीखी, कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में इससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव्स में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। एक ज़ीरो कंडीशनल भी होता है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर, 5 to 6%, ठीक है। 90% जो मैंने आपको पढ़ाया यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आया कंडीशनल्स में से, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको देख लेना, दोनों वीडियोस सीक्वेंस में देखना, पहले वीडियो 1 देखना, फिर वीडियो 2 देखना, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस निकालो, उनको ट्राई करो, ठीक है।
सारे क्वेश्चंस ट्राई करने, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, फिर वीडियो देखो। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना आ रहा है, फिर वीडियो देखो। जब तक आपके क्वेश्चंस सही से नहीं हो रहे हैं, आप दोबारा वीडियो देखो। इससे बाहर कंडीशनल्स में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में लिखती हूँ। आई विश आई वॉज बॉर्न इन 1897। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विश आई वॉज born in 1987। अब क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? आई विश आई वॉज बॉर्न इन 1987, ठीक है। क्या ये करेक्ट है बच्चे? क्यों? देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आई विश जब भी आ जाता है, काश, तो आई के साथ तो वॉज कभी भी नहीं आता। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हटाएंगे, क्या कर देंगे? वर्ब। आई विश आई वर बॉर्न इन 1987, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस अभी भी यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये जो आई है इसके साथ वर वाली कंडीशन, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर वाली कंडीशन या सब्जेक्ट के साथ V2 कब आती है? जब प्रेजेंट की इमेजिनेशंस होती हैं। और ये इमेजिनेशन कब की है? पास्ट की है। और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए हम थर्ड कंडीशनल लगाते हैं, है ना। पास्ट के इमेजिनेशन के लिए थर्ड कंडीशनल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विश आई, मतलब ये दोनों ही चीजें ना आगे यहाँ पे क्या आएगा? हैड बीन, हैड प्लस V3, है ना। पास्ट की इमेजिनेशन के लिए क्या लगाते हैं हम? हैड प्लस V3। अगर मुझे यहाँ पे वर का यूज करना होता तो मुझे इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ता, आई विश आई वर बॉर्न नाउ, ठीक है। आई विश आई वर बॉर्न नाउ। अब ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट की इमेजिनेशन कर रही हूँ कि काश मैं अभी पैदा हुआ होता या मैं अभी पैदा हुई होती, अभी की इमेजिनेशन कर रही हूँ मैं, प्रेजेंट टाइम की। दैट्स वाई देखो, आप देखो टेंसेस में हम वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट के इमेजिनेशन के लिए आप सब्जेक्ट के साथ वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके ये सारा कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पे कवर हो गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चे आप क्वेश्चंस निकालें, क्वेश्चंस को करें। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से वीडियो देखिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशनल का टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।